दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख इलेक्शन कमीशन वर्सेस वेस्ट बंगाल, हु कंट्रोल्स पोल ऑफिशियल्स, ईसी और द स्टेट्स के सारांश पर आधारित है। यह टॉपिक भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्यव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चुनाव अधिकारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण को लेकर विवाद सामने आया है। यह विवाद तब बढ़ा जब राज्य सरकार ने उन 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया जिन पर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप था। राज्य सरकार का कहना था कि चूंकि चुनाव घोषित नहीं हुआ है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, इसलिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह विवाद चुनाव आयोग के अधिकारों और राज्य सरकारों के नियंत्रण के बीच एक पुरानी बहस को फिर से जीवित कर देता है। संविधान और चुनाव कानून के अनुसार चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का नियंत्रण और अनुशासन चुनाव आयोग के अधीन होना चाहिए, लेकिन कई बार राज्य सरकारें इसमें हस्तक्षेप करती हैं। 1988 के संशोधन के बाद चुनाव आयोग को प्रत्यावर्तन और अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधिकार मिल गए थे, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इन अधिकारों को चुनौती दी जाती रही है। इस विवाद ने यह सवाल उठाया है कि क्या चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए या राज्यों को इसमें कोई हस्तक्षेप का अधिकार होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की स्थिति को लेकर भी संवैधानिक और कानूनी व्याख्या की आवश्यकता है। आइए जानते हैं चुनाव आयोग के संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में। संविधान सभा की बहसों के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जोर दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वह कार्यपालिका से स्वतंत्र रहे। कर्मचारी के संदर्भ में उन्होंने आयोग के लिए एक स्थायी ब्यूरोक्रेसी बनाने के विचार का विरोध किया था, यह कहते हुए कि चुनावी काम की तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है और इसलिए आयोग के पास स्थायी कर्मचारी नहीं होने चाहिए। इसके बजाय उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि अधिकारियों को प्रांतीय सरकारों से तैनात किया जाए, लेकिन चुनावों के दौरान उन्हें आयोग के अधीन ही रहना होगा। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को बिना स्थायी कर्मचारियों के लेकिन चुनाव के दौरान तैनात अधिकारियों पर पूर्ण अधिकार देने का प्रस्ताव किया। आइए जानते हैं 1988 संशोधन चुनाव अधिकारियों पर चुनाव आयोग के अधिकार को मजबूत करने के बारे में। 1988 में संसद ने 1950 और 1951 के प्रतिनिधित्व अधिनियमों में संशोधन करके संविधान सभा के दृष्टिकोण को कानूनी रूप से मान्यता दी। इन परिवर्तनों ने चुनाव आयोग को चुनाव अधिकारियों पर औपचारिक रूप से नियंत्रण रखने का अधिकार दिया। 1950 अधिनियम की धारा 13C के तहत अधिकारियों जैसे कि मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव पंजीकरण अधिकारी चुनावी सूची पर काम करते समय आयोग के अधीन माने गए। इसी प्रकार 1951 अधिनियम की धारा 28A ने इस अधिकार को मतदान अधिकारियों, उपस्थित अधिकारी और पुलिस कर्मियों तक विस्तारित किया। यह संशोधन चुनावों के दौरान आयोग के लिए अधिकारियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है ताकि चुनावों का संचालन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। आइए जानते हैं अब TN शेषन बनाम सरकार के मुद्दे के बारे में। 1988 के संशोधनों के बाद भी चुनाव आयोग और सरकारों के बीच विवाद जारी रहे। TN शेषन 1990 से 96 के कार्यकाल में यह विवाद चरम पर पहुंच गया। दरअसल TN शेषन भारतीय चुनाव आयोग के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। शेषन, जो चुनावी अनुशासन के कड़े पालन के लिए प्रसिद्ध थे, ने यह घोषणा की कि एक बार अधिकारियों को तैनात किया गया, वे केवल चुनाव आयोग के अधीन होंगे। सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1993 में तमिलनाडु के रानीपेट उपचुनाव के दौरान इस टकराव ने उग्र रूप लिया। शेषन ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की, लेकिन सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें इस अधिकार का हक नहीं है। परिणाम स्वरूप TN शेषन ने 31 चुनावों को स्थगित कर दिया, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य परिषद और विधानसभा चुनाव शामिल थे। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर अपने अधिकार की पुष्टि करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की। हालांकि 1996 में शेषन के सेवानिवृत्त होने के बाद भी मुकदमा चलता रहा। अंततः 2000 में मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल के नेतृत्व में बातचीत के माध्यम से समझौता हुआ और मामला बंद कर दिया गया। आइए जानते हैं साल 2000 के समझौते के बारे में। साल 2000 में भारतीय निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसने चुनाव आयोग की अनुशासनात्मक शक्तियों को औपचारिक रूप से स्पष्ट किया।
इस समझौते के तहत पहली बार चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर आयोग के अनुशासनात्मक नियंत्रण को कागज पर स्पष्ट किया गया। यह समझौता इस बात को सुनिश्चित करता है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेह हों। इस समझौते में चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया कि वह कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित कर सके। इसके अलावा दोषी पाए गए अधिकारियों को बदलने और उन्हें उनके मूल कैडर में वापस भेजने का अधिकार भी दिया गया। साथ ही साथ उनके आचरण रिपोर्ट को भी आयोग को सौंपने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त आयोग को अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का भी अधिकार मिला, जो सक्षम प्राधिकारी को 6 महीने के भीतर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। यह समझौता एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसके द्वारा पहली बार चुनाव आयोग के अनुशासनात्मक प्राधिकार को संविधान और कानून के तहत औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई, जिससे आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में मदद मिली। इसके अलावा इस समझौते ने भारत के चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जवाबदेही का एक स्पष्ट ढांचा भी स्थापित किया। आइए अब जानते हैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गतिरोध के बारे में और इस पर भारत के चुनाव आयोग के पास क्या विकल्प हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहा विवाद यह दिखाता है कि 2000 के समझौते के बावजूद चुनाव आयोग के अनुशासनात्मक अधिकार पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। यदि पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में लगातार विरोध करती है तो चुनाव आयोग के पास 3 विकल्प हैं। इनमें पहला है मुख्य सचिव को बुलाना। हालांकि यह विकल्प पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है और 1 सप्ताह की अनुपालन समय सीमा निर्धारित की गई है। दूसरा, केंद्र सरकार को शामिल करना। केंद्र से यह अनुरोध किया जा सकता है कि वह राज्य को 2000 के समझौते के अनिवार्य रूप से पालन के बारे में। तीसरा है कोर्ट से संपर्क करना। यदि सभी प्रयास विफल हो जाते हैं तो चुनाव आयोग अदालत में अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है, जैसा कि 1950 और 1951 के प्रतिनिधित्व अधिनियमों के तहत उसे अधिकार है। यह प्रकरण यह दर्शाता है कि हालांकि चुनाव आयोग का अधिकार कानूनी रूप से मजबूत है, फिर भी राज्य सरकारों द्वारा इसके अनुशासनात्मक अधिकारों का विरोध करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आइए जानते हैं भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायसंगत चुनावों का आयोजन करना है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण चुनावों का संचालन करना है। चुनाव आयोग की संरचना में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। उनका दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। निष्कर्ष: भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव अधिकारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है, जिसे कानूनी रूप से कई बार पुष्ट किया गया है। 1988 के संशोधन और 2000 के समझौते ने चुनाव आयोग के अधिकार को और मजबूत किया, लेकिन इन अधिकारों को लागू करने में राज्य सरकारों से लगातार चुनौतियां आती रही हैं। टीएन शेषन के कार्यकाल में इस मुद्दे को लेकर विवाद उभरा था और वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विवाद यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग के अधिकार पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं, जो यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा इन अधिकारों का सम्मान जरूरी है। यदि राज्य सरकारें चुनाव आयोग के आदेशों का पालन नहीं करती तो आयोग को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग करनी होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, जैसा कि पहले भी किया गया था। भविष्य में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि चुनाव आयोग के अनुशासनात्मक अधिकार पूरी तरह से लागू हों, जिससे चुनावों के संचालन में कोई भी बाहरी दबाव न हो और प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। इस दिशा में और कानूनी स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ राज्य और केंद्र सरकारों के बीच जवाबदेही की मजबूत प्रणाली स्थापित करना जरूरी होगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। चुनाव आयोग के अनुशासनात्मक अधिकारों को लेकर भारत में राज्य सरकारों और चुनाव आयोग के बीच उत्पन्न विवादों के कारणों और समाधान की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।